हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए आगे बढ़ें। 26 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अप्रैल को क्या करेंगे? रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आज 25 अप्रैल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ किया गया। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ किया गया। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो मारिन लोपेन को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। कौन? इमैनुअल मैक्रो। सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। अगला है क्वेश्चन कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कल भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस की विश्लेषण करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अप्रैल को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अप्रैल को रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करेंगे। यह इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण होगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वर्सुला फॉन डेर लायन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। कौन? यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं वर्सुला फॉन डेर लायन मुख्य अतिथि होंगी। वे शनिवार को नई दिल्ली पहुंच गई हैं और विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति संवाद में हिस्सा लेंगे। आइए जो रायसीना डायलॉग की जो 2022 की जो थीम है उसको देखें कि इस वर्ष संवाद की जो थीम है धरती, भावावेश, आधैर्य और संकट। 3 दिन के इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक 6 प्रमुख समसामयिक जो विषय हैं उस पर विचार विमर्श किया गया है। रायसीना डायलॉग के अंतर्गत करीब 100 सत्र होंगे। 100 इसमें सत्र होंगे। 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर मनन करता है। पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण इस संवाद का आयोजन वर्चुअली किया गया था। इस वर्ष आयोजन के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए कोविड रोधी सभी एहतियात जो हैं उसको प्रबंध किया गया है। एहतियात के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है कि नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। नौसेना कमांडरों का, नेवी के जो कमांडर है उनका पहला सम्मेलन चल रहा है नई दिल्ली में। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। यह सम्मेलन नौसेना अधिकारियों को सेना की रणनीति के साथ साथ नौवहन मुद्दों पर विचार विमर्श के अलावा सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और नौसेना के जो कमांडर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। तीनों सेनाओं के बीच समुचित तालमेल के लिए थल सेना, वायुसेना के प्रमुख भी नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। सम्मेलन में नौसेना प्रमुख विभागीय अधिकारियों के साथ पिछले 6 महीनों के दौरान नौसेना की संचालनगत सामग्री, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और आगे का फलों पर विचार करेंगे। सम्मेलन में पड़ोसी देशों की स्थिति को लेकर सुरक्षा परिदृश्य और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आए बदलावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कौन? कृषि और किसान जो कल्याण मंत्रालय है आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ कर रहा है 25 अप्रैल से। ये 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। इस महीने की 30 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेले और प्राकृतिक कृषि पर प्रदर्शनी आयोजित करेगा। केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और अन्य हितधारकों के भाग लेने की संभावना है।
आइए अगला जो क्वेश्चन है कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने मारिन लोपेन को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये हैं इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 58.2% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुना गया है। उनकी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी मारिन लोपेन को 41.8% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक दौर का मतदान फ्रांस के स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे समाप्त हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम परिणामों की औपचारिक घोषणा आज की गई है। 44 वर्षीय मैक्रो 20 वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। जो इमैनुअल मैक्रो हों वो 20 साल के अंतर्गत 20 साल में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। 20 वर्ष पहले भी जैक शिराक दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर मैक्रो को देश विदेश से बधाइयाँ मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने उनको क्या बधाई दी है। आइए अगला है कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है 2030 तक भारत सरकार के द्वारा रखा गया। वहीं तपेदिक जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए 2025 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड मलेरिया जो डे है 25 अप्रैल को, उस डे पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने वर्ल्ड मलेरिया के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में जो मलेरिया के उन्मूलन के लक्ष्यों की बात की है। आइए इसको समझें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर मंडाविया ने कहा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको कि दिल्ली में जो आयोजित कार्यक्रम था उसमें डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्द ही एक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 2015 से मलेरिया में 86% और टीबी से होने वाली मृत्यु थी 79% की इसमें कमी आई है। उन्होंने सभी हितधारकों से मलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही देश में मलेरिया का स्वदेशी टीका बनेगा। इसके लिए अनुसंधान चल रहा है, जो रिसर्च है वो चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब भारतीय वैज्ञानिक देश की हर ज़रूरत पूरा करने की क्षमता रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी इस अवसर पर मौजूद थीं। आइए जो 24 अप्रैल की न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी को मुंबई में जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का जो आयोजन किया गया था वहां उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान के लिए 24 अप्रैल को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायक आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर, लता आदित्यनाथ मंगेशकर ने मुंबई में षणमुखानंद सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार देश के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि देश उस समय गौरवान्वित हुआ था जब सुर सामग्री लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन की तरह थी, हमेशा उन पर प्रेम बरसाती थी, इसलिए उन्होंने इस समारोह में शामिल होना अपना कर्तव्य समझा। मोदी जी ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुर सामग्री ने अपने देश भक्ति के ए मेरे वतन के लोगों जैसा गीतों से देश को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर के पिता हैं उनके बारे में कहा कि ये ब्रिटिश वायसराय के समक्ष वीर सावरकर के लिखे गीत को गाने का साहस किया था। यह गीत विशेष तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए लिखा गया था। आइए आगे बढ़ें। जो अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में 24 अप्रैल को भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण और उदय अनिल महाजन ने क्या रजत जो पदक है, सिल्वर मेडल है, उसको जीता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा बेंगलुरु में 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया है। आइए समझे इसको कि बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने गोल्ड जीता और उदय अनिल महाजन ने सिल्वर रजत पदक जीता है। इन पदकों की बदौलत कवित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। गोविंद ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वहीं जबकि उदय ने 55 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है।
महिला भारोत्तोलन में 45 किलोग्राम वर्ग में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर ने स्वर्ण पदक जीता और सोनीपत की कोमल ने संयुक्त रूप से 160 किलोग्राम वजन उठाकर खेलो इंडिया प्रतियोगिता का रिकॉर्ड भी बनाया है। किसने? सोनीपत की जो कोमल हैं। निशानेबाजी में केल यूनिवर्सिटी की मछिनेनी महेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के पार्थ मखीजा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के गजानन खांडागले ने कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में 57 से 60 वर्ग किलोग्राम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की विंका ने देश भगत विश्वविद्यालय की शाहीन गिल को हराया। ठीक है, प्रतियोगिता में आज से तैराकी स्पर्धाएं शुरू हो रही हैं। 25 अप्रैल से जो तैराकी प्रतियोगिता हैं वो शुरू हो जाएंगी। सभी की जो निगाहें हैं ओलंपिक जो ओलंपियन हैं श्रीहरि नटराज पर रहेगी। श्रीहरि आज 50 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में उतरेंगे। महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में शिवाजी विश्वविद्यालय की रुजुता खाड़े भी मुकाबले में उतरेंगी। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।